Good morning, dear student. In my last video, I have explained you fourth chapter of civics, directive principles of state policies, in which I have taught here till other principles. So today I am going to teach you from the heading implementation of directive principles. हमने देखा था कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स होते हैं, अदर प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। तो अभी इस प्रिंसिपल की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, कैसे गवर्नमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, वो हम देखेंगे। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री हैव इम्प्लीमेंटेड वेरियस प्रोग्राम्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। द फॉलोइंग आर सम ऑफ दिस प्रोग्राम्स। हम देखते हैं ये प्रोग्राम से हमें पता चलेगा कि कैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है राइट टू एजुकेशन। इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। गवर्नमेंट जो है वो कंपल्सरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है हर बच्चे को जिसकी एज 6 से 14 ईयर के बीच में है। जो सो दिस इज डन इन द गवर्नमेंट स्कूल। एनीवन इज एलिजिबल टू टेक फ्री एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। 73 and 74th Constitutional Amendment Act। The act have provided for the setting up of local self-governing bodies in rural and urban area of our country। एक्ट ने इस एक्ट के अंतर्गत ये सेटिंग की गई है कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज सेट की गई है रूरल और अर्बन एरिया में। जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत है, रूरल एरिया में जिला परिषद है, अर्बन एरियाज में। ठीक है, दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमन इन दिस बॉडी। इन दिस बॉडीज इस एक्ट के अंतर्गत ये जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है उसमें वुमेंस के लिए सीट रिजर्व की गई है। मतलब वहाँ पर वुमेंस को पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब ग्राम पंचायत हो या ज़िला परिषद हो, उसमें कुछ सीट्स जो है वो वुमेंस के लिए रिजर्व्ड होती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। The act acknowledges the right to work and thereby guarantees at least 100 days of paid employment to semi and unskilled labor। इस एक्ट के अंतर्गत राइट टू वर्क मतलब कि जो ऐसे लोग हैं जो अनस्किल्ड है, मतलब जिसमें कुछ ज़्यादा उनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है या ज़्यादा ट्रेनिंग उनके पास नहीं है, तो ऐसे अनस्किल लेबर को भी गवर्नमेंट गारंटी देती है जिसमें 100 डेज़ की उनको पेड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। मतलब कुछ काम दिया जाता है जिसमें उनको, जैसे कि हम छोटा मोटा काम कह सकते हैं, गवर्नमेंट का रोड बनाना हो, मतलब उसमें अनस्किल लेबर चाहिए ना, तो उसके अंतर्गत उनको 100 डेज़ के लिए पेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। The Scheduled Castes and the Tribes Prevention of Atrocities Act। It strives to prevent exploitation of scheduled caste and scheduled tribes। इस एक्ट के अंतर्गत ये मेहनत की जाती है कि शेड्यूल्ड क्लास के लोग और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये कैसे होता है, क्योंकि हर एक जगह पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व होती है, इसलिए हर एक जगह पर उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ताकि वो कास्ट जो पीछे है वो आगे आ सके। मिनिमम वेजेस एक्ट। द एक्ट इंश्योर्स फेयर पेमेंट टू दी वर्कर्स। एक्ट देखता है कि वर्कर्स जो है उनको उनके काम के हिसाब से पेमेंट दिया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। It prevents gender-based discrimination in employment and provides for equal pay for equal work। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि
हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि वही काम के लिए मेन को ज़्यादा पे किया जाता है और वुमेन्स को कम पे किया जाता है। तो इस एक्ट के अंदर ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रोका जाता है। मतलब वही काम करने वाले ले वुमेन्स को भी ज़्यादा पे करना है, ज़्यादा मतलब उतना ही पे करना है जितना उन लोग मेन को पे कर रहे हैं। Although the government has introduced various programs and schemes to give effect to the directive principles, a lot is yet to be achieved. हमने देखा कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करवा रही है, बहुत सारी स्कीम्स बना रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखकर, मतलब उनको ध्यान में रखते हुए, पब्लिक का वेलफेयर सोचते हुए। फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अचीव करना बाकी है। Thus, as conscious citizen, we should endeavor to not let the government overlook the directive of the Constitution of India and ensure the welfare of the people. तो हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स पॉलिसीज़ बनाए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए ही बनाए ताकि लोगों का भला हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। अभी आपने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े हैं पहले चैप्टर में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं। अब हम देखेंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। बोथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स आर एम्ड एट इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ ऑल इन द कंट्री। दोनों का मकसद ये है कि कंट्री का भला हो, कंट्री के लोगों का भला हो, ठीक है। पर उसमें जो डिसिमिलैरिटीज़ है, जो भेदभाव, जो अलग चीज़ है दोनों में, वो हम देखेंगे। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टन थिंग्स, whereas the fundamental right direct the government to restrain from doing certain things. डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि ये कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, जैसे कि लोगों के भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए ही उन्होंने राइट टू एजुकेशन किया। फिर महात्मा गांधी नेशनल एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाई, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, वो गवर्नमेंट को रोकता है कुछ चीज़ें करने से, जैसे कि भेदभाव नहीं करना है, जिसको कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, ठीक है ना। तो दोनों में फ़र्क ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि क्या चीज़ें आपको करनी है, और फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट को रोकता है कुछ चीज़ें करने से। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। पहली चीज़ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल एनफोर्सेबल लॉ नहीं है, पर फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। मतलब राइट टू इक्वलिटी है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अगर लोगों को लगता है कि ये राइट उनको नहीं मिल रहा है, मतलब उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उन लोग कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए उसको कहते हैं कि दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर किसी भी कॉमन पीपल को ऐसा लग रहा है कि उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ। की टर्म्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये देखते हैं वैल्यू कॉर्नर। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन as they want to eradicate gender-based discrimination from our country. However, even today, a lot of women face discrimination in their daily life. Identify the two types of discrimination being faced by women in our country and suggest the way to remove them. हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि वुमन की इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि उन लोग इंडिया में जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको इरेडिकेट मतलब दूर करना चाहते थे। फिर भी आज कई जगह पर ऐसा होता है कि वुमन के साथ भेदभाव होता है। जैसे कि एक तो मैंने बताया कि उनको कम पे किया जाता है ना। कई जगह पर ऐसा भी होता है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड अभी भी नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन।
So key terms: directive principles of state policies, directives or instructions given to the government of India for the welfare of, और ऐसे इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट इंडिया के गवर्नमेंट को दिए गए हैं ताकि वो सबकी भलाई के बारे में सोचे, यानी सिटीज़न के भलाई के बारे में सोचे। ठीक है, वो जब भी पॉलिसीज़ बनाते हैं तब उसको ये प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही पॉलिसीज़ बनानी है। वेलफेयर स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट in which the government plays a key role in the protection of economic and social welfare of the citizen। वेलफेयर स्टेट यानी क्या? ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का जहाँ गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हर एक सिटीज़न के इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि उसकी जो सिटीजन्स है उसको उसका इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के बारे में वो सोचे। माइंड मैप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नॉन जस्टिकेबल डायरेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। कुछ पॉलिसी, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट को हमेशा फॉलो करने हैं लोगों की भलाई के लिए, जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जो हमने देखे कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स हो सकते हैं और अदर प्रिंसिपल्स होते हैं। ये अपने डिटेल में पढ़ा है ना। The next, unofficial classified into economic principle and Gandhian principle along with other principles aimed at the protection of the environment। ये सारे जो अनऑफिशियली ये सब क्लासिफिकेशन जो दी है वो ऐसे कहीं मेंशन नहीं किया गया है, पर इसको इजी पढ़ने के लिए, इजी करने के लिए उसको हमने इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स और अदर प्रिंसिपल्स पे डिवाइड किया है जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है। प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्डियल रिलेशन विद अदर नेशन। तो ये सारे जो एम्स है उनका ये सारे जो प्रिंसिपल्स है उनका एम्स क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है वो प्रिजर्व हो, मतलब उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, और बाकी सारे नेशंस के अदर नेशंस के साथ इंडिया का कॉर्डियल मतलब अच्छा रिलेशन हो। सो दिस चैप्टर इज I have completed this chapter. Your homework is to write this key term and draw the mind map in your notebook. I hope you all are doing the homework. So whenever school will open, I will check all this homework. So it's your responsibility to do the homework according to the work given by each and every subject teacher. Okay बच्चों, take care, bye bye.